नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये जीवन है, क्योंकि आज खास मौका भी है। जी हाँ, आज है फादर्स डे। लेकिन फादर्स डे की महत्ता विश्व के लिए भले कुछ हो, भारत की यदि बात करें तो इसकी संस्कृति में पिता का सम्मान कण कण में है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी कि राम के इस देश में हम पिता के महत्व को नहीं समझें, नहीं जाने। जिस देश में पितृदेवो भव, मातृदेवो भव कहा जाता हो, वहाँ पर कोई एक दिन मुकर्रर नहीं है कि फादर्स डे मनाया जाए, लेकिन औपचारिक रूप से इस दिन की घोषणा फादर्स डे के रूप में हुई है। इसलिए इस मौके पर हमने एक बेहद खास कार्यक्रम आपके लिए रखा है, जिसका नाम है ये जीवन है। इस जीवन में पिता का महत्व, माता का महत्व क्या है, ये कहना बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन भारतीय संस्कृति कितनी ज़्यादा धनी है और माता पिता का क्या हमारे लिए महत्व है, ये सब कुछ आज हम एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे। और माता पिता के लिए शिशु का क्या महत्व है, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके लिए बेहद ख़ास पैनल है हमारे साथ, हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग, और इन सबको आपके सामने मैं रख रही हूँ। हमारे साथ बेहद ख़ास जो मेहमान हैं वो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो पैकेज जिससे आपको ये एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रांत जहां की संस्कृति और सभ्यता का उदाहरण पूरे विश्व भर में प्रचलित है, जहां के विभिन्न धर्मों की विविधता और परंपरा की झलक एक छोटे से गांव से लेकर आधुनिक शहर तक भी पाई जाती है। और इन परंपराओं में सबसे विख्यात परंपरा है बड़ों का आदर सम्मान करना। एक भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो, लेकिन बड़ों का आदर, उनका सम्मान करना वो कभी नहीं भूलता। जिसका नवीनतम उदाहरण हाल ही में देखा गया, जब यूएस की एक यूनिवर्सिटी में भारतीय स्टूडेंट को डिग्री मिलते ही उसने अपने प्रोफेसर के पैर छू लिए, जिससे वो प्रोफेसर भी अचंभित सा रह गया। लेकिन जीवन हमेशा अच्छाइयों का प्रमाण नहीं देता। जिंदगी का एक और पहलू भी है, और अक्सर ये पहलू आंसुओं के अंधेरों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी परंपराओं का गुणगान करने वाला हर भारतीय क्या वाकई गर्व से कह सकता है कि क्या ये जीवन है। वाकई ये सवाल अक्सर दिमाग में आता है कि क्या माता पिता के बिना जीवन भी कोई जीवन होता है। तरह तरह की रंगीन और बदरंग दोनों ही तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच हमारी संस्कृति हमें हमेशा इस बात का एहसास दिलाती है कि हम कुछ खास हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। और इसी संस्कृति का एक बड़ा, मैं कहूँ, परिचय जो दे सकते हैं वो हमारे ख़ास मेहमान हैं। हमारे संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी उनका तालियों के साथ। और हमारे साथ तमाम ख़ास पैनल मौजूद है। हमारे साथ अजय गुप्ता जी मौजूद हैं, समाज सेवी हैं। किरण बंसल जी मौजूद हैं, आनंद निकेतन वृद्धाश्रम की वो ट्रस्टी हैं। और हमारे साथ बीएस नागर साहब मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही इस मसले पर ख़ास वो जानकारी भी रखते हैं। और हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने माता पिता की सेवा कर कर वो ऊंचाइयां हासिल की हैं जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी, एमडी ओकाया इंडस्ट्रीज़ के। टीएन गोविंद साहब हैं, एक ख़ास पिता जिसने अपने बच्चे के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। टीएन गोविंद साहब की कहानी भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको और हमें ये समझ में आ सके कि एक माँ बाप अपने बच्चे को पालने के लिए क्या क्या करते हैं। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी मिश्रा हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो तस्वीरें हमने जैसा कि जिक्र किया कि कुछ बदरंग तस्वीरें भी आजकल देखने को मिलती हैं, उन बदरंग तस्वीरों के पीछे की वजह हम जानेंगे उनसे। इसके अलावा हमारे पास बेहद ख़ास पैनल और भी है। ये वो लोग हैं
जो दिन रात अपने माँ बाप की सेवा में लगे हुए हैं, ये आधुनिक भी हैं और उतने ही पारंपरिक, जो कि भारतीय संस्कृति के एक नए आयाम को छू रहे हैं, एक नए आयाम को हमारे सामने रख रहे हैं। उनके अभी परिचय हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले चूंकि महेश शर्मा जी हैं और बिना वक्त जाए के महेश शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपकी बात करें तो खुद आप एक उदाहरण है भारतीय संस्कृति के, एक ज्वाइंट फैमिली से आते हैं और अपने माँ बाप की सेवा करके सबको एक साथ लेकर आप यहाँ तक आगे बढ़े हैं। किस तरह से लेंगे आप फादर्स डे को मनाने को पर? देखिए, जैसा आपने कहा कि हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है कि हम किसी दिन को फादर्स डे या मदर्स डे मनाएं। हमारा तो हर दिन शुरू फादर और मदर से होता है। उस दिन की पूर्णाहुति भी फादर मदर के प्रणाम से होती है जी। और मैं समझता हूँ कि एक जीते जागते अगर देवता, भगवान, हमारे मार्गदर्शक अगर कोई हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि अगर कहीं आपको देवी देवता देखने हैं तो अपने माता पिता में देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उस हर चीज़ को प्रणाम करते हैं जिसने हमें कुछ दिया है जी। दाता, गिवर। हम उस परमपिता परमेश्वर को भी प्रणाम करते हैं, ही इज़ आवर अल्टीमेट गिवर। उसके बाद हमारे जन्म देने वाले माता पिता को हम प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं उनका। हम अपने गुरुओं का भी सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया। जी बिल्कुल। हम यहाँ से बाहर जाते हुए किसी भिखारी को अगर 10, 20, 50 रुपए देते तो उसका सम्मान नहीं करते। हम उसके साथ सांत्वना रखते हैं, सिंपैथाइज करते हैं। तो हम समझ सकते हैं इन सब चीज़ों में माता पिता का योगदान कितना हो सकता है। इस जीवन जीने का मौका उन्होंने हमें दिया है। और जब कभी अखबारों में, टेलीविज़न पर जब हम ऐसी घटनाएं देखते हैं तो हमारा दिल कहीं ना कहीं द्रवित हो उठता है कि जहाँ कहीं माता पिता सताए जाते हों मजबूरी में या किसी भी कारण से, हालांकि उसकी स्वीकार्यता किसी भी रूप में नहीं। मैं अपने समाज के सभी लोगों को अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप कुछ इस दुनिया के लिए कुछ करने आए हो तो अपने माता पिता को जीते जागते देवता के रूप में पूजो। उसके बाद शायद वही आपके जीवन की शुरुआत। जी बिल्कुल। राम और परशुराम का देश है ये, जहाँ पर पिता की आज्ञा पर सब कुछ हो जाता है और ऐसे में माता पिता को अकेले छोड़ देना अपने आप में एक अपराध ही है। और उसकी तस्वीरें भी कुछ हम जरूर आपको दिखाएंगे क्योंकि समाज बदल रहा है तो बहुत सारी बुराइयां भी हमारे समाज में आ रही हैं। लेकिन महेश जी, जैसा कि आपने कहा कि माता पिता भगवान होते हैं और हमारे सामने एक जीता जाता उदाहरण कुछ ऐसे ही है। डॉक्टर हर्ष कपूर हमारे साथ बैठे हैं। मैं चाहूंगी बैकअप टीम उनको माइक दे और उनकी कहानी भी जरूर दुनिया के सामने आने चाहिए। डॉक्टर हर्ष कपूर जो कि विदेश में बसे हुए थे, बहुत सफल डॉक्टर हैं, उसके बावजूद सब कुछ छोड़कर वो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों और अपनी पत्नी तक को छोड़कर अपने माता पिता की सेवा करने के लिए देश आ गए। हर्ष कपूर साहब, क्यों आपको लगा ऐसा कि माता पिता की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप एक वेस्टर्न कंट्री में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घर में बैठ के खा रहे हैं, लेकिन आपका मन चंचल रहेगा क्योंकि आपको पता है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो नहीं है। मैं 3 महीने के लिए छुट्टी लेके आया था और आज मुझे 4था साल है यहाँ पे। मेरी मदर की डेथ हो गई, फादर जो बीमार थे वो ठीक हो गए एंड वो जाना नहीं चाहते, फैमिली यहाँ आना नहीं चाहती, बच्चे वहाँ पे एडजस्ट हैं एंड मैं उनके बीच में एक लिंक हूँ जी। बीइंग द ओनली सन, मैं अपने फादर को छोड़ नहीं सकता एट एनी कॉस्ट जी। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जब हम बड़े हों और हमारे बच्चे हमारी जगह हों जहाँ हम आ जाएं, तो हम एक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट भी बनना चाहिए। और एक तरफ तो ठीक है बच्चों को सेक्रीफाइस करके अपने पेरेंट्स को देखना है, बट पेरेंट्स को भी थोड़ा सा देखना है। अगर आज मेरे पिताजी बोलें कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ तो हालात काफ़ी सुधर सकते हैं। बिल्कुल सही, पूरा परिवार एक साथ रह सकता है। जी बिल्कुल। तो हर आदमी को अपना फ़र्ज़ करना है और मौके के साथ हर को बदलना चाहिए जी। लेकिन ऑल सेड एंड डन, जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स हैं, उन्हें किसी हालात पे, किसी मोड़ पे जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जब उनको चलाने की बारी है हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। और हर्ष कपूर साहब, आपके इस जज्बे के लिए और आपके इस त्याग के लिए बहुत तालियां आपको, बहुत सम्मान आपको। महेश जी, यहाँ पर जो जज्बा इन्होंने दिखाया है
बहुत सारी वाकई अब स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि जब बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले जा रहे हैं, माँ बाप यहाँ अकेले रह जाते हैं, ऐसे में बहुत उम्मीद सरकार से हो जाती है, बहुत दारोमदार सरकार पर आ जाता है, उनकी सुरक्षा की, उनकी सिक्योरिटी की। कई ऐसे भी माँ बाप हैं जो कमाते भी नहीं हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, पेंशन नहीं है। सरकार उस दिशा में बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जो बिल्कुल ऐसी चीज़ जो कि वाकई पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि जो भारत में हो रहा है इन वृद्ध जनों के लिए? देखिए, हमारी कल्चर वृद्धाश्रम की कल्चर नहीं रही है जी, हमारा हर घर एक वृद्धाश्रम है। बिल्कुल। और संस्कृति के पालन पोषण के लिए मैं समझता हूँ भारत सरकार ने कानून भी बनाए जी, कि जहां अपने माता पिता की सेवा में अगर कोई कोताही बरती जाए तो उसके लिए कानून बनाया और सजाएं भी मुकर्रर की। लेकिन मैं समझता हूँ ये कानून और सजा और सरकार का विषय नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है। और इस सामाजिक विषय में आप मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मुझे विश्वास है कि आज जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से वो इस कार्यक्रम के अंत में अपने आप में एक भावना जागृत जरूर कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को बता पाएंगे कि आखिरकार माता पिता का रोल इस जीवन में क्या हो सकता है। और फिर आज हम उनके बच्चे हैं, कल हम भी तो माता पिता बनेंगे। बिल्कुल। दुनिया में अगर एक शब्द अगर हम कहें कि एम्पैथाइजिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग इन द लाइफ, बिल्कुल। आज अगर हम हर व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे भी कभी माँ बाप बनना है, आज मैं बेटा हूँ, तो मैं समझता हूँ सब समस्याओं का समाधान, ये सास बहू और माता पिता और ये वृद्धाश्रम, सब समस्याएं समाधान हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज मैं समझता हूँ कि कानून नहीं, इसको सामाजिक चेतना के रूप में, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं आज एपीएन न्यूज़ को और आपको बधाई देता हूँ, भाई अम्मा संस्थान के लोगों को भी, अजय जी को भी, कि उन्होंने इस सोच को लेकर, और आपका ये जो कार्यक्रम है ये जीवन है, मैं समझता हूँ वास्तव में यही जीवन है। जाहिर सी बात है कि ये जीवन तभी सफल है जब माँ बाप आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप संस्कृति मंत्री हैं और हमारे संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान, यदि इतने देशों में आप विदेशों में जाकर घूमे, आप स्वयं जाते होंगे, सबसे जो पहचान है हमारी अलग, वो यही है कि हम अपने माँ बाप का सम्मान अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम का कोई कल्चर नहीं है। लेकिन अब जैसे आधुनिकता आई है, जैसे समाज बदल रहा है, जैसी असहिष्णुता सी आ गई है हम एक दूसरे के प्रति भी, आपको नहीं लगता कि अब कुछ ऐसी सामाजिक चेतना, कुछ ऐसे कार्यक्रम करने की ज़रूरत है ताकि एक बार फिर से नई पीढ़ी को समझाया जा सके कि आखिर वो किस संस्कृति से आते हैं? देखिए, हमारी संस्कृति एक बहती हुई नदी है जी, एक काटी हुई नहर नहीं। नदी जब पहाड़ों के बीच से चलती है तो वो ये निश्चित नहीं करती कि मेरा रास्ता, मेरे किनारे कैसे होंगे। वो उन पत्थरों के बीच से अपना रास्ता स्वयं बनाती चली जाती है जी। उसकी गहराई ऊंचाई कितनी होगी, यह भी सब वो अपना रास्ता स्वयं निर्धारित करती है। और हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें कोई व्यवस्था हिला नहीं सकती। एक उदाहरण दूंगा, मुझे आज से 20 साल पहले मैंने देखा था, हर बार लोग आते थे, शादी हुई, बेटा बेटी सबसे पहले घर से कहते मुझे अलग होना है जी। एक दौर आया, अखबारों टीवी के थ्रू पता चलने लगा कि जो बच्चा आपने पैदा किया उसका पालन आपकी आया कर रही है, या ऐसे घरों में जो नशे की दवाइयां तक देकर बच्चों को सुला दिया जाता है। बिल्कुल जी। लोगों ने उसके लिए वीडियो कैमरेज लगाए, बच्चों को चेक करने के लिए सब कुछ सिस्टम डेवलप हुए जी। फिर दौर आया, फिर बदलाव आया, एक एक दो दो बच्चों की कहानियां शुरू हुई। हमारे पास रात को आते थे माता पिता झगड़ते कि बच्चा पढ़ता नहीं है, खाता नहीं है, हंसता नहीं है, रोता नहीं है, जागता नहीं है, सोता नहीं है, कुछ नहीं करता जी। तो हम उस बीमारी को लिख देते थे OCS जी, वन चाइल्ड सिंड्रोम और चुपचाप बैठ जाते जी। हमें मालूम, हम 4 भाई थे, माता पिता को चिंता नहीं थी, 2 घंटे खेलते कूदते लेट भी हो गए तो कोई चिंता का कारण नहीं था। अब सवाल आया कि उन्होंने देखा कि ये आया मेरे बच्चे को पालेगी, या उस काम के लिए मेरा बूढ़ा बाप, में मेरी बूढ़ी माँ, जो सिर्फ प्यार के 2 भाव, माँ कह दो, दादा कह दो, बाबा कह दो, और सिर्फ रोटी खाकर, खाना खाकर, खाली मान सम्मान के 2 भाव अगर आप उस माता पिता को दे दें तो घर की चौकीदारी भी करेगा। आप बाहर जाएंगे, विदेश फिल्म देखने घूमने जाएंगे, ऑफिस जाएंगे,
वो आपके बच्चे को संस्कार भी देगा, वो आपके बच्चे को लोरियां भी सुनाएगा, वो आपके बच्चे को जितने विकार विकृतियां समाज में हो सकती हैं उनसे आगाह भी करेगा। संवादहीनता जो आज के युग में माता पिताओं के साथ, न्यूक्लियर फैमिली के साथ होती जा रही है, उसको भी छोड़ेगा। तो फिर हमें समझ में आने लगा कि इसका तो बहुत बड़े फायदे हैं। बिल्कुल। आज डॉक्टर कपूर को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच, लेकिन ये व्यवस्थाएं अपने आप निकलती चली जाती हैं। एक युग आया वैसा, अब युग फिर परिवर्तन आएगा। हाँ ठीक है, हमारी अपेक्षाएं हैं कि माता पिता से, लेकिन लोगों में बदलाव नहीं होता। आज वो बूढ़ा बाप शायद वो देश की सीमाओं को छोड़कर अमेरिका जैसा देश में उसे कोई लालच, कोई लोभ नजर नहीं आता, कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आता। जहां पर वो उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी, उसको छोड़ना जैसे जड़ से किसी पेड़ को काटने जैसा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया महेश जी कि काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ विकृतियाँ अभी भी हैं। हमारे साथ नीलोफर जी हैं, उनसे उनकी कहानी ज़रूर जानना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी माँ की सेवा तो बहुत की, लेकिन उन्हीं के भाई ने अपनी माँ को शायद नहीं पूछा। ऐसी कोई कहानी है नीलोफर जी? अब पहले आप बताइए, उसके बाद हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे मनोवैज्ञानिक तौर पर। देखिए, एक ही माँ बाप से 2, 4, 10 बच्चे पैदा होते हैं, पर हर बच्चा अलग होता है जी। जो एक बच्चा नहीं करता, उसकी सोच में नहीं होता, शायद वो दूसरा बच्चा कर देता। आपके माता पिता के साथ कैसी उपेक्षा हुई थी? क्यों आपको अपने माँ बाप को देखना पड़ा? मेरे फादर बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे, ही वॉज इन दी IPS। मेरी मदर जो थी, शी वॉज अनएजुकेटेड। पर जब मेरे फादर पास्ट अवे तो उन्हें मम्मी के पास बहुत कुछ छोड़ा। बट आजकल हम लोगों के देखने में, नज़रिए में सिर्फ पैसा दिखता है, और उन्हें नहीं देखा मेरे ब्रदर ने कि उनको मम्मी की सेवा कैसे करनी है। बिल्कुल एक फॉरेन कंट्री में ले गए, वहाँ पे उनको वो प्यार, वो दुलार, वो अटेंशन नहीं मिली। जब वो यहाँ आई तो वो एयरपोर्ट पे मेरे से पूछने लगी, आप कौन हो? अच्छा, उनकी स्मृति भी चली गई। इतनी खराब हो गई सिचुएशन। तो मेरे किसी कज़न ने बोला कि ये आपकी बेटी है। तो मेरे साथ वो घर चली गई, कहने लगी, तू नील है ना, तो मेरी बेटी है ना, तो मेरा ख्याल रखेगी। मैं कहा, आप घर चलो। सो ये होता है। उसके बाद क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी माँ बेटे में? देखिए, ऐसे होता है कि उस कंट्री के अंदर आपके पास अपने लिए वक्त नहीं है, तो आप बूढ़े माँ बाप को वक्त कैसे दोगे? ये बड़ी लाजमी सी बात है। तो वो उनको केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। खाना मिला नहीं मिला, सुबह 9 बजे के गए, रात को 9 बजे लेके आए। आप नहीं कर सकते 90 साल की लेडी के साथ ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किरण जी हमारे साथ हैं। किरण जी, आपके वृद्धाश्रम में भी तमाम ऐसे लोग आते होंगे अभी भी, हालांकि हम लोग सभी जानते हैं, दिल में ये समझते भी हैं कि हमारी संस्कृति कुछ और है, लेकिन शायद कुछ हालात, कुछ हमारे अपने स्वार्थ जो कि, और कुछ हमारे ख़त्म होते जज्बात हमें इस तरह से मजबूर कर रहे हैं। और कई वैसे वो भी किसी के बेटे और बेटियां होते हैं जो छोड़ जाते हैं अपने माँ बाप को। किस तरह के केसेस आपको सबसे मार्मिक आए होंगे? हमारे यहाँ हर तरह के केसेस आते हैं। जो नीलोफर जी ने बताया वो भी एक सत्य है कि वहाँ ये जहाँ भी इनके भाई हैं, जिस भी विदेश में, हमारी देश में भी ऐसा ही होता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, जब छोड़ने आते हैं हम लोग उनको सीधा, सबसे पहले काउंसलिंग उनकी यही की जाती है कि आप अपने माँ बाप को क्यों छोड़ रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपकी मॉनेटरी प्रॉब्लम है, तो मॉनेटरी तो नहीं होती क्योंकि वो लोग छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं। उसके पश्चात वो लोग आने का प्रॉमिस करते हैं, पर कुछ उनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं दोनों वर्किंग हैं तो वो लोग छोड़ जाते हैं कि भाई काम नहीं मिलता। कई विदेश में हैं, जैसे नीलोफर जी के भाई हैं, तो उन्होंने छोड़ा क्योंकि माँ बाप जाना नहीं चाहते, जैसे डॉक्टर कपूर कह रहे हैं कि उनके पिताजी जाना नहीं चाहते हैं। तो सिमिलरली उनके, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जो कपल्स, जो दंपत्ति हैं, उनके भी विचारधारा में
विचारधारा अंतर में होता है, मतभेद पीढ़ियों है। का अंतर तो हमेशा होता है। हाँ। मैं जी, पीढ़ियों का अंतर तो हमेशा होता है, उसके बाद भी ये जो घटना है क्या पीढ़ियों की वजह से है या पारिवारिक वजह से है, लेकिन और इसमें आप लोगों की भूमिका कैसे सक्षम हो सकती है सरकार की, ताकि हम लोग इन सब चीज़ों को पाट सकें, क्योंकि हर बात में सरकार से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। देखिए, हम जनरेशन गैप का बहाना कहकर इसको अंतिम स्थिति तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। जी जनरेशन है, जनरेशन का गैप रहेगा। जी बिल्कुल। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, परिस्थितियों के अनुसार उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकालना, जी ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। सरकार इसमें कुछ मार्गदर्शक का रोल भी नहीं अदा कर सकती। अगर कहीं जरूरत पड़े जाके अति हो गई और कानून बना, तो मुझे चिंता लगी कि मैंने कहा आखिरकार सरकार को क्यों बीच में आना पड़ा कि माता पिता की प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बनाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर जनरेशन गैप का बहाना नहीं, हम एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। जी अब आज डॉक्टर कपूर साहब का उदाहरण मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। बिल्कुल। मैं एक सेक्टर में रहता हूँ जहाँ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर अधिकारी, जी बेटा बेटी दोनों विदेश में रहते थे। जब वो ताकतवर व्यक्ति इस दुनिया से गया, तो मैं अस्पताल चलाता हूँ, तो अस्पताल में उनकी लाश 3 दिन तक पड़ी रही, ढूंढने में, दोनों बेटा बेटी को इकट्ठा करने में। जी फिर जब दुनिया से वो चले गए तो उनकी माँ बच गई, बच्चे उनका अंतिम संस्कार करके चले गए फिर विदेश। जी फिर जब वो गई दुनिया से तो घर के दरवाजे तोड़ने पड़े। जी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड इज अ विलेज, और आज मजबूरी है कि हम देशों को तो पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं पहचानते, बिल्कुल। अपने आसपास कौन रहता है उसको नहीं ध्यान रखते। जी। तो हमारी स्ट्रक्चरिंग, लेकिन हमारी खूबसूरती कि हमारा 80-90% हमारी व्यवस्थाएं गांव में रहती हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। जी हमारे घर के यानी अंतिम संस्कार से लेके, बेटी की शादी से लेके, कन्यादान से लेके अंतिम संस्कार तक में लोग एक सामाजिकता के रूप में उसको मनाते हैं। जी तो इसलिए समस्याएं नहीं रही, बहुत ज्यादा नहीं बनी। शहरीकरण के साथ साथ ये समस्याएं बढ़ती गई। अब इसका एक सामंजस्य, मैं समझता हूँ इसका भी समाधान कहीं ना कहीं सोसाइटी ही निकालेगी, कहीं ना कहीं जरूरतें निकालेंगी, कहीं ना कहीं मजबूरियां निकालेंगी, और उन्हीं के कारण कोई ना कोई मध्य मार्ग निकलेगा। जी और व्यवस्थाएं और आप जैसे चैनल चेतना का माध्यम बनेंगे, तो मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप इसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो लोग बिल्कुल अबेंडेंड हो जा रहे हैं न चाहते हुए भी, तमाम तस्वीरें, अभी कई सारे फुटेज, कई सारी स्टोरीज हमने भी की। हालांकि इस बात का सुकून है कि जब भी ये खबरें दिखाई गई हैं, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से तुरंत कार्रवाई भी हुई। दिल्ली में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, अभी हाल में कुछ तस्वीरें ऐसे आई थी, तुरंत कार्रवाई हुई। लेकिन जब ऐसे लोग जो छोड़ दिए जा रहे हैं, या जो कोई बुजुर्ग ऐसे आगे अकेला पड़ जाता है, तो क्या उसका, जैसे विदेशों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं बुजुर्गों के लिए, क्या वो तमाम व्यवस्थाएं हम भी यहाँ पर लागू कर पाएंगे? जो सोशल सिक्योरिटी है वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक अहम हिस्सा, हालांकि इस बार बजट में भी आया, एक अहम हिस्सा बनाया गया वृद्धों को, तो क्या उसको और ज़्यादा हम बढ़ाने की सोच रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, देश का सौभाग्य है कि हम विश्व के युवतम देश हैं जी। और 65% तक की हमारी आज़ादी लगभग 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। यूरोप में आज ये समस्या आ चुकी है जी। और हमारे देश में नहीं आएगी, आने वाले 20 सालों में, 15 सालों के अंदर आएगी। बिल्कुल जी। उसकी तैयारी के लिए मैं समझता हूँ सरकारें लग गई हैं। इसके साथ कि कब ये समस्या है उसका समाधान हम तब खोजें, उसका बजाय हम अभी से खोजना शुरू कर दें। जरूरी जी। और उस सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रोटेक्शंस उनको शुरुआत हो गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग, अपने आप में डॉक्टर्स में भी एक जेरेंटोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया है जो सीनियर सिटीजन्स का इलाज करता है, क्योंकि उनकी अपेक्षा है, उनका एक अलग है। एक नॉर्मल पेशेंट को देखना और एक सीनियर सिटीजन को देखना ही दोनों में अलग है। जी। हमारे साथ कई बार ये दिक्कत आती है, सीनियर सिटीजन अपना समझने में, बताने में अपनी प्रॉब्लम लंबा समय लेता है। चलता हुआ जो यंग पेशेंट होता है वो फटाफट कहता है मेरे पास टाइम है डॉक्टर साहब, मेरा समय खराब मत करो। जी। तो ये व्यवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन आएगा और मुझे विश्वास है कि एक ऐसा मार्ग बीच का निकलेगा जिसमें समाज और सरकार मिलकर कोई मध्य मार्ग निकालेंगे। हालांकि समाज और सरकारों की दोनों की ही चिंता बन चुकी है कि आने वाला समय में ऐसी अगर समस्या आएंगी तो हम क्या करेंगे। जी। और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ वाया मीडिया इसका निकल जाएगा। जब बात हो रही है सरकार की, तो कम से कम भारत में जो भी व्यक्ति बुजुर्ग होता है उसकी बड़ी इच्छा होती है कि चारों धाम कर ले, तमाम मंदिरों में घूम ले और तमाम धार्मिक स्थलों का दौरा कर ले। आपके अंडर में है ये सब कुछ, तो क्या अब इन वृद्ध जनों के लिए कुछ ऐसी आप स्पेशल व्यवस्था करेंगे
हालांकि अभी कहीं कहीं है, निजी तौर पर भी लोग करते हैं, एनजीओ के तौर पर भी करते हैं, पर सरकार के तौर पर क्या ऐसी कोई व्यवस्था होगी कि यदि कोई वृद्ध जा रहा है एक सर्टेन एज से ऊपर तो उसको दर्शन में सुविधा दी जाएगी? इसकी शुरुआत हो चुकी है, राज्य सरकारों का विषय होता है और बहुत सारी राज्य सरकारें इस विषय में अपना कदम आगे बढ़ा चुकी हैं कि 4 धाम यात्रा में डिस्काउंट्स देना, उनकी मदद करना, ट्रेन्स प्रोवाइड करना। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था जी, तो वहाँ की सरकार ने एक पर्यटन, वृद्धजन पर्यटन शुरू किया, रमन पर्यटन के नाम से, जी, जो सीनियर सिटीजनों को 200 रुपए के अंदर पूरे दिन का कहीं घुमाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे। तो ये विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जो समय की मांग के अनुसार सरकारें लाती रही, ला भी रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ किया जाना इस विषय में बाकी है और हमें आने वाली इस दिक्कत की समस्या की तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन आप इस बात का इत्मीनान रख सकते हैं कि जब तक बेटियां हैं, आप लोग का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ एक पूरा आंदोलन सा है, और एक बेटी का उदाहरण आपने अभी सुना कि कैसे उसने पिता का अपना ख्याल रखा, माता का अपने ख्याल रखा। एक और बेटी है, उसको ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी। हमारे साथ एक ख़ास लड़की है जिसने किस तरह से अपने माँ की सेवा की है, उसकी कहानी वो खुद बताएंगी। रोमा, क्या हुआ था आपकी माँ के साथ? मेरी मम्मी किडनी पेशेंट थी। 5 इयर्स पहले उनको डायबिटिक थी, तो उनकी किडनी प्रॉब्लम हुई थी, उससे उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई थी। तो मैं काफ़ी छोटी थी तभी मेरे पापा भी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब मम्मा का किडनी प्रॉब्लम हुआ तो मतलब सडनली सब कुछ हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि आगे क्या किया जाए। मेरी एक बड़ी सिस्टर भी है जिसकी शादी हो गई है और एक छोटी सिस्टर है, पर होता है सब अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं। मैं अपने होम टाउन में रहती थी, तो ये भी नहीं पता था कि किडनी प्रॉब्लम क्या होती है उस टाइम। कहाँ से हो रोमा आप? बुलंदशहर। जी। तो उसके बाद हम नोएडा आए। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी मम्मी को नोएडा लेकर जाऊंगी, वहाँ पे कैसे भी करके मैं जॉब करूंगी, मम्मा का मतलब ट्रीटमेंट कराऊंगी, कुछ भी करूंगी। तो मैं मम्मा को नोएडा लेकर आई एंड देन उसके बाद फिर मम्मा का डायलिसिस स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे मम्मा का डायलिसिस स्टार्ट हुआ तो मम्मी की कंडीशन और ख़राब होती चली गई। उनके गले में एक ट्रिकोस्टमी ट्यूब भी डल गई थी क्योंकि उनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने एक ESIC कार्ड बनवाया था अपने मम्मा के लिए, ताकि उससे हमारा जो मम्मी का ट्रीटमेंट है उसका काफ़ी कम एक्सपेंस हो। लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि हम कहीं भी जाते थे तो लाइक के डॉक्टर्स बोलते थे कि अभी आप कल आना, परसों आना, या फिर अभी मम्मा को नहीं हम भेज सकते हैं, डायलिसिस नहीं हो सकता है, इस टाइप से। फिर भी मतलब एक मम्मी थे तो कोई नहीं रोमा, अभी हम सभी आपके साथ हैं। कोई भी समस्या होगी उस सब समस्या के साथ हम सभी आपके साथ खड़े हैं। अभी उनकी डेथ हो गई। अच्छा, सॉरी। तो 5 इयर्स तक मतलब मम्मा फिर भी ठीक रही, कैसे भी करके हमने ट्रीटमेंट कराया। इनफैक्ट एक हमने ट्रांसप्लांट के लिए भी कोशिश की थी कि उनका ट्रांसप्लांट हो, पर नहीं हो पाया कुछ। मतलब मेरी मम्मी को काफ़ी उम्मीद थी कि उनकी बेटी उनके साथ है, तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी किडनी उनको दूं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं, आप अभी नहीं दे सकते। मैं 19 इयर्स ओल्ड थी। तो फिर भी काफ़ी कोशिश की, मम्मा को भी अच्छा लगता, तो उनको पता था कि वो काफ़ी टाइम तक नहीं रह पाएंगी मेरे साथ, पर उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी है उनके साथ। और ऐसी बेटी हो तो हर माँ बाप को नाज होगा। समझदार को इशारा और बच्चे को गुब्बारा काफी है। देखिए हमारा शो हिंदी मीडियम। आग लगाने आ रही हैं
कोई धंधा छोटा नहीं होता। हर अच्छाई की कोई कीमत होती है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फिल्म रिलीज से पहले उसका रिव्यू, किसका सितारा जगमगाया और कौन बना विवादों का बादशाह, और बात होगी रियल लाइफ की हर रियलिटी। जिंदगी को बेहतर बनाते कमर्शियल एड्स। चंगा है। फैन ऑन करके आ। चुनावी मुद्दों में भी मिलावट न की जाए। देंगे आपके सेलेब्स आपके सवालों का जवाब। जानिए रियल लाइफ से जुड़ा हर एक जवाब सिर्फ रियल रियलिटी में। यहाँ पर एक समस्या उठ रही है इस बच्ची के आंसू से कि जो वृद्ध लोग होते हैं हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं पैसा है, क्या उनके लिए कोई ऐसा कार्ड न बनाया जाए, कुछ ऐसी सुविधा न दी जाए ताकि उनको। देखिए सरकार की चिंता है, मैं समझता हूँ वास्तव में सच कह रही बिटिया कि सरकारी व्यवस्थाएं, ईएसआई की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है कि वो मदद कर सकें। जी। प्राइवेट चिकित्सा पाना ऐसे छात्र, ऐसे बच्चे के लिए मैं समझता हूँ मुश्किल भी है, दिक्कतदार भी है। और हमारी सरकार ने इस विषय के अंदर जैसे 1 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट किसी भी ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए निःशुल्क या इंश्योरेंस स्कीम शुरू करी है। जी। और ख़ास तौर पर एक और आज विषय आया, मैं इस विषय को फिर कहीं उठाऊंगा, कैसे लोगों के लिए और क्या व्यवस्था की जा सकती है। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक अनार वाली कहानी है हमारे पास कि अगर जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो उसको अपने सीमित साधनों के साथ साथ हम किस तरह बांटें, वास्तव में चिंता का विषय है सबके लिए। हमारी सरकार के स्तर पर भी, सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी ये कहीं ना कहीं सरकार को इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। जी। और मुझे लग रहा है कि सरकार इस विषय में कुछ ना कुछ कर रही है कि ताकि सबको, दीनदयाल जी ने कहा था कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर रोगी को दवाई, हर बच्चे को पढ़ाई। जी। और अब हर माता पिता को एक ख्याल, ये भी अब उसमें जोड़ना होगा। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जी। कि आखिरकार ऐसे आने वाले हमारे ज़रूरतमंद रोगियों के लिए, ख़ास तौर पर जो बेटी रोमा ने जो कहानी सुनाई है, ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूँ कि सरकार कुछ ना कुछ और भी समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। कुछ शुरुआत हो चुकी है इस विषय। जी। और जैसे कि हमने बेटियों की कहानी सुनी, बेटे की कहानी सुनी, और हमने ये देखा कि किस तरह से आज भी हमारी संस्कृति यही है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप बिल्कुल देवता होते हैं। और देवता क्यों ना हो, जब हमारे सामने एक ख़ास उदाहरण गोयल साहब का है, और यदि आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई माँ बाप देवता ही होते हैं। गोयल साहब, आपकी एक ही बेटा है? मेरे 2 बेटे। 2 बेटे हैं। तो किस बेटे को ऐसी समस्या? छोटे बेटे को क्या हो गया उसे? वो हॉस्टल में पढ़ता था, गिर गया था। जी। उसके बाद उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई थी। धीरे 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 उसके ब्रेन में स्पॉट आ गया। जी। फिर धीरे धीरे चलते चलते वो इस पोजीशन में आ गया कि कन्फाइंड टू बेड हो गया। जी। लगभग 10-12 साल से कन्फाइंड टू बेड है वो। जी। और पूरा परिवार उसकी सेवा शिशुओं में लगा रहता है। जी। और नैतिकली हमारा नैतिक दायित्व भी, हमारा पारिवारिक दायित्व भी है कि परिवार का अगर कोई भी सदस्य किसी भी रूप में पीड़ित है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति देती है। बिल्कुल। और खासकर एक पिता होने के नाते कई बार आपको दुख भी होता है, या ऐसा लगता है कि ये तो कहीं मैं बंध तो नहीं गया हूँ, ऐसा तो नहीं लगता? ये तो जीवन का सत्य है, लेकिन विषमता को स्वीकार करना होगा। जी। पारिवारिक बंधनों में कभी पिता इस चीज़ का एहसास नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चे की वजह से बंधा हुआ, जी। लेकिन उसके साथ साथ जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो भी पूरी करनी पड़ता है। बिल्कुल। एक पिता निश्चित इस चीज़ का एहसास करता है कि अगर बच्चा जो आज बड़ा होकर उसका सहयोगी बन सकता था, आज अगर वो बेड पे है तो निश्चय निराशा तो होती है। बिल्कुल। लेकिन आदमी का अगर उद्देश्य और उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो इस निराशा से बचा जा सकता है और बचना चाहिए। और यही पिता की ताकत होती है। इसी ताकत को सदियों से भारत ने महसूस किया है और पूरे विश्व को बताया भी है। और महेश शर्मा जी, क्या आप भी यही समझते हैं कि आप जितना सफल हुए
और जिस तरह से इतना आगे बढ़े और तमाम लोगों के लिए आप एक आइकन हैं, एक उदाहरण है, इसके पीछे आप इसका सारा श्रेय किसको देंगे पार्टी के अलावा? पार्टी दल से पार्टी और दल तो अभी 4 साल पहले आए हैं जी। मेरे पिता गांव में एक शिक्षक थे, किसान थे, और जब उनका दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, एक शिक्षक के लिए मैं समझता हूं कि उस वक्त आज से 25-30 साल पहले, 35 साल 40 साल पहले, मैं 58 वर्ष का हूं जी। उस वक्त ट्यूशन वगैरह भी नहीं होती, सीमित साधन होते थे। एक विषय मुझे अपने MBBS के दौरान एक पुस्तक खरीदनी थी। मैंने कहा पिताजी की पुस्तक खरीदनी, उन्होंने कहा हाँ खरीद लेना जी। जिस भाव से मैंने कहा उसी भाव से उन्होंने स्वीकारता दे दी। मैंने भी किताब की कीमत नहीं पता की थी, उस वक्त तो किताब की कीमत 600 रुपए थी जी। उस वक्त आज से 35 साल पहले, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम थी। जब मैंने पिताजी को बताया कि कीमत तो 600 रुपए है, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इंतजाम करता हूँ जी। मुझे मालूम था एक शिक्षक पिता के लिए 600 रुपए किताब का इंतजाम करना मुश्किल लग रहा था जी। मैंने लाइब्रेरी में बैठकर उस पुस्तक के नोट्स बनाने शुरू कर दिए जी। समय आया, पिताजी मेरे पीछे लगे, उन्होंने 600 रुपए का कहीं से इंतजाम किया, उन्होंने कहा बेटा किताब खरीद लो। मैंने कहा मैं नोट्स बना चुका हूँ जी। अब दोनों पित्र और पुत्र भाव टकराया आपस में कहीं ना कहीं। वो पीछे के माँ से कहा कि देखो मैंने निज़ाम किया और भी बेटा किताब नहीं खरीद रहा है। मैंने कहा मैंने नोट्स बना लिए हैं जी जी। मेरे पिता के नाम पर ही आज हमने इस कैलाश अस्पताल परिवार का, कैलाश मेरे पिता के नाम से हमने शुरुआत जी। और मेरे जीवन का शुरू सवेरा भी वहीं से होता है और रात भी माता पिता की वजह से जी। और माता पिता के चरणों में जो जन्नत की बात कही जाती है, जो स्वर्ग की बात कही जाती है, वो केवल चरणों में नहीं होता है, उन चरणों में बैठने से आपको खुद भी स्वर्ग मिल सकता है। हमारे साथ ओकाया इंडस्ट्रीज के MD बैठे हुए हैं। ओकाया वी बिलीव इन चलती रहे ये जिंदगी। Very happy work culture where employees are delighted and they are totally satisfied. There is no stoppage to winning. There is no challenge and no limits. और राजेश जी, आपको क्या वाकई लगता है कि माता पिता की सेवा की वजह से आप इतने सफल हुए हैं और वो संयुक्त परिवार के कॉन्सेप्ट की वजह से, या फिर आपकी अपनी मेहनत ही ज़्यादा रही है? श्रेय किसको देंगे, महेश जी की तरह माता पिता को? मैं महेश जी के बात से 100% सहमत हूँ। और जब हमने कैरियर चालू किया तो मेरे पिताजी भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे और उन्होंने वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, और बहुत ईमानदार थे और आज भी ईमानदार हैं, उन्होंने वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़ी कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है जी। हम 4 भाई हैं और फादर ने जब बिज़नेस चालू किया, दिल्ली में आए नौकरी छोड़ के, तो 3 लाख रुपए से काम चालू किया। जो उनकी पूरी पूंजी थी, उन्होंने सारी पूंजी सिर्फ इस क्षेत्र पे, इस काम के लिए लगा दी कि मेरे 4 बच्चे अच्छी पढ़ाई पूरी करें और ये अपना स्वयं का कुछ काम करें। मैंने पूरे लाइफ टाइम नौकरी की है, काम किया है, और ये आगे बहुत कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर पाया, मेरे बच्चे करें। तो माता पिता की ब्लेसिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ही आपकी सक्सेस, कामयाबी और संपन्नता और समृद्धता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि माता पिता के ब्लेसिंग्स के कारण ही ये सब संभव हो पाया है, जो उन्होंने संस्कार दिए और आज भी दे रहे हैं। तो जैसे महेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, उनके साथ में स्वर्ग है, और उनकी सेवा जिस भाव से जितनी हम सेवा करते हैं, उसी भाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आपको जीवन में सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, सफलता मिलती है। बिल्कुल। लेकिन ये सब सच जानने के बाद भी कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ समाज ऐसा बदल रहा है कि हमें बार बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और हम कभी नहीं सोचते कि हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर देंगे। लेकिन ये मानसिकता जो बदल रही है, जो मनोविज्ञान हमारे यहाँ बदल रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी बैठी हैं, उनसे जानना चाहूँगी, मनोवैज्ञानिक भी हैं। क्या लगता है आपको राजेश्वरी जी कि ये आधुनिकता ने बदल दिया है हम लोगों को, और न चाहते हुए भी अब हम आधुनिकता से हट भी नहीं सकते हैं?
देखिए, आधुनिकता का तो रोल है ही। सबसे बड़ा जो रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कम्युनिकेशन गैप। जी। एक तो एकल परिवार की संस्कृति आ गई है। तो एकल परिवार में दोनों वर्किंग हैं, तो उनको ना तो अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने का समय है, ना अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने का समय है। और बच्चों का हमारे भारत की संस्कृति में प्रथम पाठशाला ही घर है और प्रथम गुरु ही माँ बाप है। बिल्कुल। तो जैसा आप अपने माँ बाप के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो बच्चा देख रहा है रोज, तो कल को आगे चलकर आपके साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करेगा। जी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आपको अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करके उसको दिखाना होगा। जी, ये एक उदाहरण पेश करना होगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। और अजय जी, आप समाज सेवी हैं और समाज के तमाम लोगों से जुड़े रहते हैं। आपको लगता है कि समाज में कहीं परिवर्तन सा होता जा रहा है? जैसा कि डॉक्टर महेश शर्मा ने भी बताया कि अब चीजें बदल रही हैं, चुनौतियां भी आ रही हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या वाकई इस तरह की घटनाएं अब ज्यादा बढ़ने लगी हैं जिस पर लगाम लगाने की भी जरूरत है? आपको ऐसा लगता है? वास्तविकता में मैं पूर्णतः सहमत हूँ डॉक्टर साहब ने जैसा बताया। हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके हिसाब से भी न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट को हम बात कर रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट है ये कोई हमारे को देव कृपा से नहीं मिला है। माता पिता की एक आकांक्षा होती है कि उनका बच्चा सफल हो, IAS बने, विदेश जाए, उस शिक्षा प्राप्त करे। परंतु उस पूरे सिस्टम में क्या होता है, जब तक कि वो बच्चा जब सक्सेस होता है तो उस समय उस माता पिता की आयु 55 और 60 वर्ष के बीच में आ जाती है। जी। कि उस बच्चे ने उस माता पिता का सपना पूरा किया होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है जिसको हम आज के परिवर्तन में देख नहीं पा रहे हैं, जिस उद्देश्य से फिर हमने अम्मा को भी हम आगे प्रमोट करने के लिए लाए हैं। वो सबसे बड़ा कारण है, मैं इस शहर में सन 87 से रह रहा हूँ और डॉक्टर साहब मेरे हमेशा से आदर्श रहे हैं। जब से मैं नोएडा में आया हूँ संपर्क में तो रहा, पहले एक एकलव्य के थे, इनसे संपर्क में था और बाद में पिछले 10 वर्षों से संपर्क में सीधा संवाद भी हुआ। एक कमी है हमारे समाज में, शहर की कमी नहीं है। जी। मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आज भी 90% लोगों को ये नहीं मालूम मेरे परिवार में कितने लोग हैं, मैं करता क्या हूँ। मैं नोएडा की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिनसे अमूमन हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं। जी। जिन लोगों से मेरा परिचय 20 साल से है, 25 साल से है, उन्होंने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आज अगर अजय गुप्ता है विशेष करके ये करता क्या है, इसके परिवार में कौन है, या पड़ोसियों को पड़ोस की खबर नहीं होती। पड़ोसी तो दूर हो गया, पड़ोसी तो दूर हो गया। हम सामाजिक दृष्टि से, हर राजनीतिक दृष्टि से कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप को खुल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और वो नुकसान क्या देती है, जब तक व्यक्ति जिंदा है वो उस समाज के अंदर अपनी एग्जिस्टेंसी रख रहा है। बिल्कुल। अगर मैं नहीं, मेरी मृत्यु के बाद में मेरे बच्चों की या मेरे माता पिता की कोई सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल। इस परिवर्तन को लाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जन जागरण अभियान चले। सरकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि माता पिता की समस्या के लिए, और खासकर मानवीय रिश्तों में, मानवीय रिश्ते जो हैं वो एक से दूसरे से जुड़ने से ही होंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से समाज बदल रहा है, उसके बाद जो बदरंग तस्वीरें सामने आई हैं वो देखना भी जरूरी है। यदि इन तस्वीरों को हम नहीं देखेंगे तो शायद हम अपने आप को सुधार न सकें। हम आपको कुछ वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आज माँ बाप जो जिंदगी भर अपने बच्चे को पालते रहे, पोसते रहे, उनके भी ढेरों सपने थे बच्चों से जुड़े हुए, लेकिन वो सारे सपने एक क्षण में टूट कर रह गए जब बच्चे उनको यूं ही रास्तों पर छोड़कर चले गए। देखिए रिपोर्ट। कहा जाता है कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग पाया जाता है, तो फिर क्यों उसी स्वर्ग को रहने के लिए एक छत भी नसीब नहीं हो पाती। 2 लड़के आए थे, कह रहे चल दवाई दिलवाना तेरे को, 4 महीने हो गए मेरे को। सब लाश तो भगवान से ये सब जल्दी ले जा तू, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ों का आदर सम्मान करने की शिक्षा बचपन से ही सिखाई जाती है, तो फिर क्यों आज भारत में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2-4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है कुत्ते की मौत मरना, ये बात बराबर है, कोई नो मर्सी। इन गाँव सब बिल्कुल छोड़ दिया, जो हमारे जहाँ छोड़ गए तो हमें क्या। हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और 3000 साल पुरानी
अपनी ही समृद्ध सभ्यता को नकारते जा रहे हैं। जो हाथ बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, आज वही हाथ दर बदर सहारा ढूंढते फिर रहे हैं। दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, मरना यहाँ, जीना जाना, बॉल के बिना जाना कहाँ। अपना परिवार कोई नहीं आया 5 साल में। लड़कियों के नाम कर दिया पैसा कि जब तक हम जिंदा हैं तो नहीं देंगे, है नहीं। उसके बाद तुमने, वो कहते हैं कोई एहसान थोड़ी है हमारे ऊपर, वो तो हमारा बाप छोड़ गया दे। ये हमारे समाज और हमारी आपकी कुष्ठ सोच ही है कि आज हमारे देश में लगभग 1 करोड़ 50 लाख अकेले बूढ़े माँ बाप हैं। आपने देखा ये जो कुछ दुख भरे रिपोर्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से माँ बाप अकेले पड़ गए, और ऐसे में एक सवाल अहम उठता है, वो है उनको कानूनी अधिकार देने का। यदि कोई किसी भी हाल से अगर अकेला पड़ ही जाए तो क्या हो उसके साथ, किस तरह से सरकार उसको संभाले, किस तरह से कानून उसको संभाले। और महेश जी से इस पर जानना चाहूंगी कि महेश जी, जब कोई वृद्ध जिसके साथ, जैसे कि मैंने बताया कि एक WHO की रिपोर्ट भी आई कि लगभग 80% वृद्ध जो हैं उनके साथ अब्यूज हो रहा है, यदि ऐसा कुछ हो ही रहा है तो किस तरह से उसको सरकार सिक्योर करेगी उनके अधिकार को? क्या इसके लिए कुछ आप सोच रहे हैं कि कुछ ठोस कदम अब आने वाले दिनों में उठाया जाएगा? देखिए, अगर ये ज़रूरत आई है और आ भी चुकी है, मैं समझता हूँ, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर निभाएगी और निभाना भी चाहिए कि ऐसे लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए, उनके खाने पीने के लिए इंतज़ाम अगर किसी भी कारण से अगर नहीं है सामाजिक स्तर पर, तो इसका सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और मैं समझता हूँ सरकार इसकी तरफ चिंता कर भी रही है और बहुत दिशाओं के अंदर उन्होंने इस विषय पर काम शुरू भी कर दिया है। विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, उनको इलाज में सुविधा, उनके टैक्स स्ट्रक्चर में सुविधा, उनको जो डिपॉजिट पूंजी है उस पर बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना, ये सब कुछ ऐसी विषय है। हालांकि ये कभी भी पूरे नहीं पड़ सकते, लेकिन इस विषय पर सरकार चिंतन में है और सरकार काम भी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी जैसे जैसे जरूरतें और बढ़ती चली जाएंगी, सरकार अपनी जिम्मेदारी पर और खरा उतरे। नागर साहब, कानूनी रूप से कैसे मदद हो सकती है इन तमाम वृद्ध लोगों को? राजश्री जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहता हूँ कि 125 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऑलरेडी ये प्रोवाइडेड है कि जो लोग अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट को उसके ऊपर एक कॉग्निजेंस लेना होगा और उन बच्चों को बाध्य कर सकते हैं उनके पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने 2007 में एक स्पेशल एक्ट लाया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जिसमें ये सारे प्रावधान हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कानूनी तौर पे हल नहीं की जा सकती, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स, मैंने जितना देखा है, ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी इन प्रॉब्लम्स को कोर्ट्स के सामने क्या और अपने पड़ोसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते और उसके चलते इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लीगली होना इतना संभव नहीं है। इसका सॉल्यूशन सामाजिक तौर पे ही हो सकता है और सांस्कृतिक तौर पे ही हो सकता है। लेकिन मैं आज इस बात से भी आप सबसे 2-3 एग्जाम्पल अपने जीवन के रूबरू कराना चाहता हूँ और उसके लिए भावना होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपका मदर्स डे पे वो प्रोग्राम देखा और मैंने वो देखा कि कितना रोते हुए आपने वो शूट किया था और किस तरह से आपने वो संभाल के अल्टीमेटली उस शो को हम सबको दिखाया। और जिसके बाद मैंने अजय गुप्ता जी से, और अजय गुप्ता जी ने हमारे बीच में माननीय मंत्री जी हैं, उनसे अनुरोध किया कि हम इस पे एक नई पहल आपके द्वारा EPN चैनल के द्वारा शुरू करें। और माननीय मंत्री जी ने सहर्ष उसे स्वीकार करते हुए उनको ये भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में इस तरह के जो इतने इशू होंगे, सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से उन सब में वो हमारे साथ सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन 3 एग्जाम्पल मैं आधा आधा मिनट में देना चाहता हूँ। मेरा वास्ता जब मैंने 1990 में वकालत शुरू की तो एक सज्जन से पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट थे और आप उनका अंदाजा उनके कद से लगा सकते हैं। वो जयप्रकाश नारायण जी के मित्र थे
और जेपी आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और 8 महीने इमरजेंसी में वो अंबाला जेल में बंद थे। जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने तो उनको बुलाया और उनको बोला कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, गवर्नरशिप, राज्यसभा का मेंबरशिप सब कुछ ऑफर किया। और उन व्यक्ति की महानता ये थी, वो चाय खत्म करते हुए बोले, मोरारजी भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, बट मैंने जो ये कुछ किया ये सब पाने के लिए नहीं किया था जी। और अंत में उनका अंत इस तरह हुआ कि उनके नौकर ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और बोला कि भैया आप जल्दी आ जाओ, बापूजी की तबीयत ठीक नहीं है। जब मैंने उनके घर पहुंचा तो उनके खून की उल्टी कर रहे थे। मैं उन्हें भाग के ले जाके हॉस्पिटलाइज किया। उनका उस टाइम तो जीवन बच गया, बाद में मैं भी कुछ व्यस्त हो गया और मुझे पता चला कि 3 दिन की भूख से इतने बड़े आदमी की दिल्ली में मौत हो गई। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। एक सज्जन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आए, दिल्ली में रह के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे, नाम लेने से शायद उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। तब उनको अपने हार्ट ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट सर्जरी के लिए एक बार अमेरिका जाना पड़ा और उनकी पहली वाइफ की मृत्यु एक जल्दी एज में हो गई थी। पहली वाइफ से 3 बेटे थे, दूसरी वाइफ से भी 3 बेटे थे। जब वो वापस आए तो एक वाइफ के बेटों ने एक बंगला पे कब्जा कर लिया, दूसरे वाइफ के बेटों ने दूसरे बंगले पे कब्जा कर लिया। एक ग्रुप ने एक कंपनी को कब्जा लिया और दूसरे ग्रुप ने उनकी 2-3 और कंपनियों को कब्जा लिया। तो उन्होंने अपना दर्द सब मेरे से अपनी विल में लिखवाया और मैं समझता हूँ किसी भी पिता के लिए उससे ज़्यादा दुख का विषय नहीं हो सकता। और इन दोनों सज्जनों की मैं बात बताता हूँ, ये लास्ट तक सिर्फ ये सोचते रहे कि किसी टाइम उनके बच्चे आके उनसे एक बार ये पूछ लें कि तुम्हारा हाल कैसा है। ये वो विभत्स तस्वीरें हैं जो शायद हम कभी नहीं देखना चाहेंगे और ईश्वर न करे कि कम से कम जो फादर्स डे हम आज मना रहे हैं, आने वाले दिनों में ये तस्वीरें हमें देखने को न मिले। और हम कार्यक्रम के एकदम अंतिम दौर पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले कि मैं महेश शर्मा जी से एक फाइनल कमेंट लूं और एक फाइनल संदेश लूं, अपनी नई पीढ़ी से ज़रूर जानना चाहूँगी। हमारे पास नई पीढ़ी के काफ़ी छोटे बड़े बच्चे हैं और ये वो भविष्य हैं जो आने वाले दिनों में अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखेंगे। इनसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब इनके सामने वो यक्ष प्रश्न आएगा, जब उनके सामने करियर होगा और दूसरी तरफ उनके वो माँ बाप होंगे जो अब चल नहीं पाते होंगे, जिनके कंधे झुक जाएंगे, उन दोनों में वो कैसे संतुलन बनाएंगे और कैसे किसको चुनेंगे। हमारे साथ कुछ यंग बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवी है। किस क्लास में हो आप? मैं 11th में हूँ। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? मुझे लॉयर बनना है। विदेश में जाना है आपको पढ़ने? नहीं, मन तो है पर इधर फैमिली रहती है तो इधर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। जब आप बड़े हो जाओगे, यंग हो जाओगी, आपके माँ बाप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आप उनके साथ क्या उनके साथ रहना चाहोगी या फिर अलग? नहीं, मुझे उनके साथ ही रहना अच्छा लगता है क्योंकि मैं उन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ। उनके बिना पॉसिबल नहीं है। और बच्चे हैं कुछ जो बोलना चाहते हैं? आप वो छोटी बच्ची को दो, छोटी बच्ची को। आप बेटा बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो बड़े होके पुलिस बनना ही सोचा था। पुलिस बनना ही सोचा था? अच्छा ठीक है। उसके बाद मम्मी पापा के साथ रहना सोचा था या फिर अलग रहना सोचा था? मम्मी पापा के साथ ही। अच्छा, मम्मी पापा के साथ ही रहना था। ओके ठीक है। और आप क्या करोगी? डिसाइड नहीं किया, जो मम्मा पापा बोलेंगे वही। अच्छा, लेकिन मम्मा पापा की सेवा करनी है या मम्मा पापा पसंद नहीं है? मम्मा डांटती होंगी, पापा भी डांटते होंगे? नहीं, बड़े होके उनसे बदला ले लेंगे। पर अच्छी बात के लिए डांटते हैं, लेकिन मैं कभी कभार गुस्सा हो जाती हूँ, वो बुरी बात है। अच्छा ठीक है, गुड। पर ये एक इत्तेफाक की बात है कि जितनी भी बाइट्स हमने देखी वो सब तमाम बच्चियों की ही देखी है महेश जी। और एक मैं सर्वे पढ़ रही थी कि आजकल ये भी हो गया शायद इसी वजह से कि बेटों को लोग नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि बेटियां ही हो। तो इस वजह को भी आप क्या समझते हैं या फिर ऐसा लगता है कि समाज अब बदल रहा है, वाकई बेटियां ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हैं? देखिए, स्वाभाविक दृष्टि से जी हमारे यहाँ जिस प्रेम को पीढ़ियों से बूझा गया है बेटियों को जी, और मैं एक बेटी का बाप भी हूँ, बेटे का बाप भी हूँ जी, तो मैं समझता हूँ कि बेटियों के दिल में एक स्वाभाविक, पिता के लिए खास तौर पर मैं समझता हूँ पूरे परिवार के लिए जो भाव होता है
बेटों में उतना नहीं होता, ये मैं भी मानता हूँ। जी। ये सच्चाई भी है। जी। और लेकिन मैं समझता हूँ ये इसके पीछे भी हमारी कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। जी। हालांकि जहाँ भी उदाहरण मिलेंगे 10 में से 9 उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि बेटियाँ इस काम के लिए एक कदम आगे बढ़कर आई। जी। मुझे ध्यान है मेरे अस्पताल में 2 डॉक्टर काम करती हैं। डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट, हाईएस्ट डिग्री DM उसने ले रखा है। जी। पढ़ती रहती, माँ की सेवा लगी, एक बहन की शादी कर दी, खुद शादी इसलिए नहीं करी कि माँ की सेवा करनी है। माँ की सेवा कर करके जब तक माँ गई तब तक वो 50 साल की हो गई, 52 साल की हो गई। अब 50 साल की उम्र, उसकी शादी की उम्र नहीं रही। अब हमने कहा बेटा फिर बहुत समझाया, तू अकेली रह जाएगी। जी। लेकिन वो नहीं समझती। उसने कहा नहीं, मुझे तो माँ की सेवा करने के लिए मुझे पूरा अपना जीवन समर्पित करना है। तो बेटियों में त्याग की भावना मैं समझता हूँ बेटों से ज़्यादा देखी गई है, और ये सच्चाई भी है। चलिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस देश के हम हैं और जिस संस्कृति से हम हैं, उस संस्कृति में माता पिता ईश्वर ही हैं, और ये इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन समाज बदल रहा है और आसपास का परिवेश बदल रहा है। बहुत सारी अच्छी बातें भी आ रही हैं तो बहुत सारी बुरी बातें भी आ रही हैं। कुछ अच्छी तस्वीरें हमने देखी हैं, कुछ बुरी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। अब हमें ये तय करना होगा कि हम अच्छा चुने या बुरा चुने। जिस तरह के उन्नत समाज को हम जन्म देना चाहते हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को पहचानें और उस पिता को हमेशा अपने साथ महसूस करें, उसके दर्द को हमेशा अपने साथ महसूस करें, जिसने अपनी तमाम इच्छाएं, अपने तमाम सपने हमारे लिए बलि कर दिए। यदि ये हमें याद रहे, माँ के गर्भ का दर्द याद रहे और पिता के जीवन का संघर्ष याद रहे, तो शायद हमें कभी भी फादर्स डे खास तौर पर मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह से लेकर रात तक यदि माँ बाप याद हों तो फिर हर सफलता आपके साथ है और हर दिन आपके लिए ख़ास है। ये जीवन है में जीवन का ये रंग हमने आपके सामने रखा, आगे और भी रंग आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज बस इतना ही। तमाम ख़ास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।